हेलो। नमस्ते भारत के होनहार भविष्य, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के SRM 2.0 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स और भावी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आर्मीज और हमारे देश भारत राज्यों के अलग अलग प्रतिष्ठित संस्थानों में भविष्य में जाने वाले हमारे वीर नौजवान छात्र एवं छात्राएं, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग वर्णिका भाग 2 के हम लोग दही वाली मगम्मा को देख रहे थे। इसके भाग 1 को हम लोग पढ़े, जिसमें मगम्मा के बारे में हमने जाना, उसके जीवन की कठिनाइयों को जाना। भाग 2 में भी जो बेटे और बहू में और एक तरफ उसकी सास थी, जो विवाद बढ़ते चला जा रहा था, उसमें कहानी को हमने आगे बढ़कर देखा। किस तरह से कहानी का क्रम आगे बढ़ता गया, रंगप्पा की कैसे एंट्री हुई, कौवा की कहानी कैसे उसमें आई। तो हमने बड़े ही खूबसूरत तरीके से एक एक करके इसके भागों को हम लोग समझते गए और हर एक लाइन को न सिर्फ अच्छे से पढ़ा बल्कि अच्छे से समझने की कोशिश भी की। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आइए, ये हम लोग का आखिरी वीडियोस है। इसके बाद ये हम लोग का पहला अध्याय पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस अगले वीडियोस की शुरुआत करते, जहां पर हम लोगों ने छोड़ा था। तो हम लोग की कहानी थी, कौवा मिठाई लेके उड़ गया है, तो मगम्मा को ऐसा लग रहा था कि मर जाएगी। लेखिका के समझाने पे वो नॉर्मल हुई। मगम्मा जब फिर से घर आई तो उसने एक समाचार दिया। लो, मगम्मा फिर से दही लेके आई, तो अब पोता अपने माँ बाप को छोड़कर उसके पास आ गया है। ओ माय गॉड, ये तो कुछ ज्यादा ही ट्विस्ट आ गया फिर कहानी में। तो अब पोता अपने माता पिता को छोड़कर उसके पास आ गया है। वो बहुत खुश थी। उसके साहस की प्रशंसा करते हुए बोली, बित्ते भर का छोड़ा है, माँ को छोड़कर चले आने का मतलब क्या है। कल दोपहर को आए। लड़के ने कह दिया, फिर से माँ के पास नहीं जाऊंगा। इतने दिन चोरी चोरी आया करता था। जब वह घर नहीं पहुंचा तो माँ ने आकर शोर मचाया, पीटने की धमकी दी। मैं नहीं जाऊंगा कहकर वह मेरी टांग पकड़कर खड़ा हो गया। मतलब मगम्मा कहती है कि मैं बहुत खुश हूं, बताइए, मेरा बेटा मेरा काम नहीं आया, लेकिन वो बित्ते भर का छोरा जो मेरा पोता है, माँ को छोड़कर चल आया मेरे पास। कल दोपहर को आया मेरे पास और साफ कह दिया, मैं माँ के पास नहीं जाऊंगा। मैं रोज चोरी चोरी तुम्हारे पास आता था, अब घर नहीं जाऊंगा। जब माँ उसकी आवाज सुनी, शोर मचाई, पिटने की धमकी दी, तो वह मेरा टांग पकड़ लिया और कहा कि कुछ भी हो जाए दादी, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। और कोई चारा न देखकर मैंने कहा, जा बेटा। उसके बाप ने भी आकर बुलाया, पर मैं नहीं जाऊंगा कहकर मेरे पास ही रह गया। माँ जी, यानी पिता भी उसके बुलाए, माँ भी बुलाई, लेकिन दादी को छोड़कर उसका पोता नहीं गया। इसलिए मगम्मा बहुत खुश थी। 10 दिन से अकेले घर में सोती थी। जरा डर भी लगता था। जो भी हो, मर्द का बच्चा है, देखो भगवान ने इसको कैसी अक्ल दी। जवान बेटे ने मुंह मोड़ लिया, और ये बित्ते भर का पोता, मैं तो हूं, तुम चिंता मत करो कहकर आ ही गया। बहू ने तो सारी रात महाभारत मचाया। बहू तो मचाएगी, जिसका बेटा दूसरे एक घर में हो उस माँ के लिए, तो स्वाभाविक है मचाएगी। लेकिन दादी कुल मिला के अब खुश थी। लाख जोर लगाने पर भी नहीं गया। सब बोलते रहा, लेकिन उन्हें के नहीं गया पोता। सुबह यहाँ आते समय तू अकेला कैसे रहेगा कहकर उसे उसकी माँ के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा किया। अब सुबह जब मैं दही बेचने आ रही थी तो मैंने पोता से कहा कि अब तुम कैसे रहोगे, हम तो जा रहे दही बेचने। तब जाके उसकी माँ के दरवाजे के पास उसको छोड़ के आए हैं। जब वह भीतर चला गया तब मैं यहाँ आई, जब वो अंदर चला गया तब मैं बेचने आई। अब अगर वह बच्चे को पीटे तो क्या करोगी। स्वाभाविक है, कल तक बच्चा हिटलर बन रहा था, मम्मी का बात नहीं सुनेगा, अब तो मम्मी अच्छे से क्लास लगाएगी। यही सवाल लेखिका पूछती है कि आप उसकी माँ नहीं उसको पीटेगी। तब देखो क्या जवाब देती है मगम्मा, अरे माँ जी, क्या उसे इस बात की खुशी नहीं होगी कि बेटा एक बार तो घर आया, पास रहे तो मारने को मन करता है। तो यही कहते कि अरे माँ जी कैसी बात कर रहे हैं, उसका बेटा नहीं आ रहा था, अब आया है, इस बात का उसको खुशी नहीं होगा, वो मारेगी। पास रहे तब मारने को मन करता है, दूर रहने पे नहीं। देखो माँ जी, जब हम इकट्ठे थे तब मुझे कभी ये नहीं लगा कि मेरी बहू सुंदर है,
जब साथ रहते थे ना तो बहू सुंदर भी है ऐसा नहीं पता चलता था। अब दूर से देखती हूँ तो उसके भौहें चढ़ी ही रहती है, वैसे बड़ी सुंदर दिखाई देती है, यानी भौं चढ़ ले रहे गुस्से में रहती है लेकिन सुंदर दिखाई देती है। इसलिए तो मेरा बेटा उस पर लट्टू है, वह भी ऐसा ही है। तब यह पता नहीं चलता था कि कब घर आता और कब खेत पर जाता। मैं घर के दरवाजे पर बैठी या देखती रहती हूँ, इतनी जल्दी क्यों चला गया, इतनी देर तक क्यों नहीं आया। माँ जी, उसे भी तो ऐसा ही लगता होगा ना। वही कह रही है कि मेरी एक तो दूर, जब हम लोग साथ रहते थे तो मेरी बहू इतनी सुंदर है हमको नहीं पता था, अब सुंदर लगती है। फिर देखते थे बेटा किस समय आया किस समय गया नहीं पता चलता था, लेकिन अब जब अलग रहते हैं तो अरे इतना जल्दी क्यों आ गया, अरे इतना जल्दी क्यों चला गया, ये सबको नोटिस किया जाता है। तो माँ जी, उसे भी तो ऐसा ही लगता होगा ना। यदि वह पीटेगी तो कल दही बेचने निकलूंगी तो मेरे साथ ही चला आएगा, 9 महीने पेट में रख कर पीड़ सहकर पैदा किए बच्चे को छोड़ देगी। वही कह रहा है कि कोई भी अपना बच्चा को नहीं पीटेगा। माँ जी ऐसा। मुझे सोचकर आश्चर्य हुआ कि वह कितनी दूर तक सोचती है। मुझे लगा कि कुछ दिनों में उनका झगड़ा निपट जाएगा और सभी सुखी रहेंगे। तो लेखिका को लगा कि अब लगता है सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। 2 दिन बाद लड़का माँ के पास गया, पर उसके दूसरे दिन ही दादी के साथ मैं भी बेंगलुरु जाऊंगा कहकर जिद पकड़ ली। लड़का फिर दादी के पास आया, लेकिन अब जिद करने लगा कि हम भी दादी के साथ शहर जाएंगे। बेचारी बुढ़िया के लिए सिर पर दही की मटकी वाला टोकरा और गोद में पोते को लेकर 3 मील चलना संभव था। यानी एक तरह से आप समझ जाइए, 1 मील में तकरीबन 1.25 किलोमीटर होते हैं, तो इस हिसाब से आप मान लीजिए 1.5, 3, 4.5 और मोटा मोटी 5 से 5.5 किलोमीटर। तो एक तरफ सर पे मटका और दूसरी तरफ गोद में पोता। अब बूढ़ी बेचारी दादी के लिए क्या ये संभव हो पाता। तो इसीलिए उसके समझ में नहीं आया कि क्या करे। तब बेटे और बहू ने आकर समझाया कि उस दिन हमसे गलती हो गई, तुम भी गुस्सा करके यूं रहोगी तो कैसे चलेगा माँ। गांव के 4 बड़े बूढ़े ने भी उसे समझाया, तो भला क्यों अपना बड़प्पन खोती। यानी बेटा बहू एक तरह से माफी मांग लिया कि उस दिन उससे गलती हो गया था, माफ कर दो। फिर गांव का 4 लोग भी समझाया, तो काहे अपना बड़प्पन खोते, नहीं काहे भाव खाती। मगम्मा अपनी इच्छा से फिर खुशी खुशी अपनी बहू के साथ रहने लगी। परंतु पोता तो दादी के पास ही रहने की जिद पकड़े बैठा कि पोता कहता ना हम तो रहेंगे तो दादी के पास। इसलिए एक नया प्रबंध शुरू हुआ, यानी एक नया मैनेजमेंट हुआ। क्या हुआ कि शुरू से ही दूध दही का व्यापार मगम्मा के हाथ में था। बहू के आने पर भी मगम्मा ने उसे अपने हाथ में रखा। जब कोई बहू बनकर आती है तो घर के खाने पकाने की जिम्मेदारी उस पर होती है। वास्तव में बात यह थी कि दही बेचने पर 4 पैसे हाथ आते थे। अब पोते ने सदा दादी के पास रहने की हट पकड़ी थी। बहू बोली, इतनी धूप में इस उम्र में तुम क्यों बाहर जाती हो, भला कितने दिन यह काम कर सकोगी। घर में ही खाना पीना बनाकर मालकिन की तरह रहो, दही बेचने का काम मैं देख लेती हूँ। यानी मगम्मा की बहू प्रपोजल दी, क्योंकि दही बेचने में काफी मुनाफा होता था, 4 पैसे आते थे। तो बहू उसकी कहती है कि आप क्यों बच्चा को लेकर भी परेशान रहती है, दही बेचेगा, आप दही बेचने का काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप अपना घरे में रहिए, खाना पीना बनाइए और मजे से मालकिन की तरह राज करिए। ठीक है, कह दिया। साथ ही यह भी कहा कि कभी कभार मैं भी चली जाऊंगी। तो मगम्मा कह दी कि ठीक है, जब तुम संभाल सकती हो तो ठीक है संभालना। तो इतना कहकर ये भी कही कि कभी कभी होगा तो मैं भी चलूंगी, रोज जाने का काम अब तुम ही करो। एक दिन सास बहू दोनों आई। चलो फाइनली अब बहू दही बेचने का काम सास का ले चुकी है। तो इस बार सास बहू दोनों आई। एक की गोद में बच्चा था, दूसरे के सिर पर मटके वाला टोकरा। यही है माँ जी मेरी बहू। तो आज बहू से इंट्रोड्यूस करवाती है लेखिका को। बुढ़िया बेचारी अकेली क्यों करे, सोचकर इसने फिर से मुझे अपने साथ बुला लिया। साथ ही यह भी कहा कि तुम बेकार में धूप में मत निकलो, मैंने भी मान लिया आगे से यही दही बेचने आएगी। यह बात कहकर मगम्मा ने बहू को हमें दिखा दिया। तो यानी अब एक तरह से पूरी कहानी सुलझ चुकी है। बुढ़िया भी अब अपनी बहू की तारीफ कर रही है। मैंने सास और बहू से बात करके और संयम से काम लेना चाहिए कहकर 2 बातें कल की समझाकर दोनों को 5 सुपारी देकर भेज दिया। आजकल वो बहू ही दही लाया करती है। तो दोनों को विदा कर दिया। अब आजकल दही बेचने का काम कौन करती है, उसकी बहू। सास के बारे में इतना सब कुछ तो सुन लिया, सास के बारे में इतना सब सुना। अब बहू क्या कहती है यह जानने की उत्सुकता मुझे भी कि सास के मुंह से तो हमने बहुत सारी कहानी सुनी।
अब थोड़ा सुनते हैं कि बहू का क्या करना है। इसलिए एक दिन मैंने कहा, अरे नजम्मा, तू तो बड़ी समझदार है, पर क्या सास को निकाल देना ठीक है? अच्छा, बहू का नाम क्या है? नजम्मा। सास का नाम मगम्मा, बहू का नाम नजम्मा। अच्छा, जुआरी कौन था बताइए तो? याद आ रहा है? रंगप्पा। वेरी गुड। कटप्पा का भाई रंगप्पा, है ना? तो नजम्मा को लेखिका पूछती कि तुम तो बड़ी समझदार लगती हो, फिर अपने सास को निकालना कितना अक्लमंदी है। सास को निकाल देने को मैं क्या राक्षसी हूँ माँ जी? अब बहू सफाई देती है कि हम क्या राक्षसी हैं जो अपनी सास को निकाल दें? सास हो जाने का मतलब सब बात उनकी ही रहनी चाहिए क्या? अपने बेटे को मर्द भी ना माने तो नामर्द नहीं हो जाएगा? यह मेरा घर वाला है, मैं उसकी पत्नी हूँ, भला मैं घर कैसे चलाऊं? या ठीक है कि उन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, चाहे तो वे अपने बेटे पर अपना हक रखें, मैं चुप रहूंगी, पर मैं अपने बेटे को भी मार नहीं सकती, तो मैं कहाँ की बहू रही? अब नजम्मा अपना सफाई देती है कि माँ जी, आप ही बताइए, सास है, अब अगर हम अपना बेटा को दूगो बात बोलते हैं, दूगो बात मारते हैं, उसमें भी हमको सुनाती है, तो हम क्यों कहाँ का बहू रहे? हम अपने बेटे को भी नहीं मार सकते, वो अपना बेटा को कुछ भी कहे, हम नहीं कुछ कहने वाले हैं। बेटा तुम्हारा यह जताने को पीटना जरूरी है क्या? अब लेखिका सवाल करती है कि अच्छा, तुम्हारा वो बेटा है, इसके लिए तुम बेटा को पीटोगी तभी लोग कहेगा कि तुम्हारा बेटा है। तो फिर अब देखो लेखिका, ये नजम्मा क्या कहती है बहू मगम्मा की, मारना प्यार करना तो चलता है, पर जब मारने पर पूछती है कि क्यों मारती है, तब प्यार करने पर क्यों नहीं पूछती है? और नजम्मा की भी बात तो सही है, अब बच्चा गलती करेगा तो माँ तो मारेगी। तो ये तो एक माँ बेटे का मामला है, इसमें दादी को तो उतना नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ा बहुत बीच बचाव करना था, कुछ ज्यादा नहीं करना था। इसलिए इन सब में कौन माथा पच्ची करे? मेरा बेटा मेरा है, मेरा पति मेरा होना चाहिए, बहू होकर मैं अगर एक बात ना कर सकूं, एक थप्पड़ ना लगा सकूं, तो मेरा घर चलाना किस काम का? मुझसे मगम्मा ने जब आप अपनी बात सुनाई थी तब लगा कि उसकी बात सही थी, अब इसने अपनी बात कही तो लगा इसकी बात भी सही है। हमें भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा भाई, जब मगम्मा की कहानी पढ़ रहे थे लगा मगम्मा का नजरिया सही है, अब बहू जब अपना पक्ष रख रही है तो लग रहा है कि बहू सही है। मैंने पूछा तो अब तुम्हें घर में कुछ छूट मिली? तब लेखिका पूछते, तब तो घर में सब कुछ ठीक होगा ना, मतलब अब तुमको छूट मिली ना? अब पहले से जरा ठीक है, जो भी हो जरा संभल कर चलना ही पड़ता है। अगर झगड़ा करूं तो मेरी सास पता नहीं किसे सारे पैसे दे डाले। हमारे गांव में रंगप्पा नाम का एक आदमी है, जब मेरी सास अलग थी तब उसने मेरी सास से कर्ज मांगा, वह देने को तैयार हो गई थी। लो, ये कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया। नजम्मा कहती है कि माँ जी, जो भी हो अब संभल के चलना पड़ता है, झगड़ा करेंगे पता नहीं मेरा सास सारा पैसा किसको दे दे। देखो, पैसा का खेल बहुत खतरनाक होता है, अगर इसकी सास कमाती नहीं, चार पैसे नहीं होते तो पूछती भी नहीं, पैसा का खेल है। लेकिन एक और नया बात चला कि रंगप्पा जो जुआरी था वो सास से कर्ज मांगता था और वो देने को भी तैयार हो गई थी। यह रंगप्पा से ही पता चला, रंगप्पा ही इसको बताया कि तुम्हारी सास हमको पैसा देने को तैयार है। तब मैंने ही बच्चे को सिखाया कि तू अपनी दादी के पास चला जा, वह मिठाई देती, हमारे घर कदम मत रखना। झगड़ा किसी तरह निपटाने को मैंने ये सब किया माँ जी। ओहो, हम लोग बहू को विलेन समझ रहे थे, पर यहाँ तो ये तो हीरोइन वाला काम कर दी। बच्चा जबरदस्ती गया है, अपने मन से नहीं गया, उसकी माँ ने उसको पढ़ा लिखा सिखा के भेजा। वाकई में नजम्मा, आपको तो सैल्यूट है, बहू की बहू निकली। तो पोता दादी के पास अपने आप नहीं गया, बच्चा भी गया, मैंने भी भेज दिया माँ जी। यह सब बात बताने की बातें थोड़ी हैं, आदमी लोग ये सब कहाँ समझते हैं। तो यहाँ दोनों है, बच्चा भी जाना चाहता था और हम भी उसको समझा बढ़ा के पढ़ा लिखा के भेजे कि दादी के पास जाना तो वापस नहीं आना, नहीं तो दादी हम लोग को छोड़ देगी। बच्चा भी तब उसी बात को फॉलो किया। मुझे ऐसा लगा कि मगम्मा भी अकल से कुछ कम नहीं, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। उसमें माँ बेटे और पति पत्नी है, सब स्वतंत्रता चाहते हैं, ज्यादा आज़ादी चाहते हैं। माँ बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती, बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है। ये लाइन आपका परीक्षा में दे सकता है और पूछ देगा ये किस पंक्ति से है, कि माँ बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती और बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है। देखो, ये है मिस्टर ये गोलू जी, ये मिस्टर कौन है? गोलू जी।
और ये है उसकी मम्मी। छोटी दे दो, छोटी छोटी, हाँ ठीक है। ये आँख, ये बिंदी, और ये है उसकी पत्नी जिसका नाम है संगीता। हाँ, अब संगीता ये माँ है, ये भी अपने बेटे को नहीं छोड़ना चाहती है, और ये पत्नी है, ये भी अपने पति को नहीं छोड़ना चाहती है। वही यहाँ पर है, दोनों अधिकार जमाना चाहते हैं। ये सारे संसार का ही किस्सा है। वाकई में सारे संसार का यही किस्सा ही है। इसकी हार जीत क्या होगी यह कहा नहीं जा सकता। इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा कहना मुश्किल है। पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाले मगरमच्छ की दशा बहू की है, ऊपर से बांह पकड़कर बचाने की दशा माँ की है। यानी बच्चे की स्थिति वो एकदम पानी में खड़े उस व्यक्ति की तरह कि एक मगरमच्छ उसका पैर खींच रहा है तो हाथ उसका माँ खींच रही है, और मगरमच्छ का संज्ञा बहू को दिया गया है। बीच में बच्चे की चेष्टा करने वाले को कष्ट होता है, सबसे ज्यादा इस फूस को ही कष्ट होता है। गांव में यह बातें दही बेचने वाली मगम्मा के घर में तो शहर में दही लेने वाले मगम्मा के घर में भी है। यह नाटक चलता ही रहता है, इस नाटक का कोई अंत नहीं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से दही वाली मगम्मा कहानी को खत्म कर दिया। आपको ये कहानी कैसे लगी आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं। पूरी तरह से हमने 3 वीडियोस में इसके सारे भाग को कंप्लीट किया, एक एक लाइन पढ़ के। कहानी को अगर सारांश में कहें तो मगम्मा नाम की एक औरत थी जो दही बेचने का काम करती थी। उसका बहू के साथ विवाद हुआ। विवाद कुछ नहीं, अधिकार को लेकर था। अधिकार मतलब कि ये मेरा बेटा है तो वो मेरा पोता है, वह मेरा पति है तो वह मेरा बेटा है, बस यही अधिकार को लेकर विवाद हुआ। एक दिन बहू ने अपने बेटे की पिटाई की। इसी बात पर सास और बहू में बात इतनी बढ़ गई कि वह बात बंटवारे पे चली गई। बंटवारे जैसे ही हुए, अब सास थोड़ा सा अपने मन में इतना दुखी थी वो अपने को सजने संवारने जैसी चीजों के पीछे करने लगी। उसी समय गांव में एक रंगप्पा नाम का जुआरी भी था, वो उससे कर्ज मांगा। अब ये डर भी गई कि कहीं कर्ज सच में न ले ले, तो माँ जी को कहती है कि पैसे आप ले लीजिए, लेकिन माँ जी यानी लेखिका नहीं पूछ पाती है अपने पति से। इसी बीच में जो उसका पोता था वो अपनी दादी के पास रहने की जिद करने लगता है, और अंत में बेटा बहू आकर माफी मांगते हैं कि हमसे गलती हो गई, और सास अंत में माफ कर देती है। सब मिलके रहने लगते हैं। और अब दही बेचने का काम कौन करती है? उसकी बहू नजम्मा। बाद में कहानी के दूसरे भाग में पता चलता है कि वास्तव में जो पोता गया था वो खुद गया तो था, ये भी सच है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी सच है कि उसकी माँ अर्थात नजम्मा ने कहा था कि दादी के पास तुम जाओ, हम कितना भी बुलाएं तो तुम वापस लौट के नहीं आना। तो इस तरह से पूरा परिवार एक हो गया और हमारी कहानी भी पूरी तरह से समाप्त हो गई। तो मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट्स, पहली कहानी फाइनली समाप्त हो गई। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। तो मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट्स, आप सब बताइए आपको ये वीडियोस कैसी लगी, कहानी कैसी लगी। क्लास 10 ध्यान रखिए, आप जितने अच्छे से अगर आप इसको सुने होंगे, आप देखिएगा ऑब्जेक्टिव यूं आप जवाब देंगे, क्वेश्चन आंसर्स आपको याद करने की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। मैं आपको इसका PDF टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा इस पूरी कहानी का। तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप चाहिए तो वहां से आप टेलीग्राम से जुड़कर इसके PDF को डाउनलोड करके आप इसको कहानी को खुद से भी पढ़ सकते हैं। वैसे अगर आपने इसके वीडियो को पूरा देख लिया है तो आपको कहीं से भी अब दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहानी तो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर के साथ। इसी तरह से गणित की भी वीडियोस आपको धीरे धीरे मिलते जा रही है, और बहुत जल्द आपको विज्ञान की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। और जैसा कि रूटीन में बता दिया गया किस महीने में कौन सा सिलेबस कंप्लीट होगा, उसी के अनुसार हम लोग का सिलेबस चलेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अब दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट्स।